हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बैकबोन। सो इसे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, लाइन इंटीग्रल के बारे में देखा था। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे सरफेस इंटीग्रल के बारे में कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, उसका क्या यूज़ है, ईडी में हम उसको कहाँ यूज़ करेंगे और उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। सो सरफेस इंटीग्रल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज़ करेंगे। जो गॉस लॉ होता है ना कि ई डॉट डी किसके इक्वल होगा, क्यू एन क्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, यहाँ पे क्लोज लूप आएगा। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब हम उसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस इंटीग्रल को सोल्व करना पड़ेगा। तो अब हम यही सीखेंगे कि सरफेस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल का एक्सप्रेशन क्या है, हमें कोई एक वेक्टर फंक्शन गिवन होगा, ए वेक्टर। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर अ गिवन सरफेस ए डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सरफेस इंटीग्रल है। सो अभी हमारा आगे क्या काम है, अभी हमारा काम है कि डी ए वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे। ये तो हमें गिवन होगा आई और जे के किसी भी टर्म्स में। अब हमारा मेन काम क्या है कि डी ए वेक्टर को लिखना। अब वो डी ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, उसके भी फर्दर टाइप है कि हमारा जो एरिया वेक्टर है वो फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल में गिवन है या फिर उसके नॉन पैरेलल में कोई एरिया एलिमेंट हमें गिवन है, तो उसको हम कैसे लिखें कि हमारा जो इंटीग्रेशन वो सॉल्व हो जाए। ठीक है। सो हमारे फंडामेंटल प्लेन कौन से होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। दीज आर द फंडामेंटल प्लेन। सो अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी एरिया एलिमेंट किसी फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल गिवन हो तो हम कैसे लिखेंगे उसके एरिया वेक्टर को। सो लेट द एरिया वेक्टर इज इन द वाई जेड प्लेन। जब अगर हमें वाई जेड प्लेन में कोई एरिया वेक्टर गिवन है, उसका लेट जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, हमारा एरिया वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इसका एक स्मॉल सा पार्ट कंसीडर कर लेंगे। अब ये वाई जेड प्लेन में है, सो ऑब्वियस सी बात है कि जो चेंजमेंट है वो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, एक तो वाई कोऑर्डिनेट में और एक जेड कोऑर्डिनेट में। ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा, डी वाई इंटू में डी जेड, यानी कि चेंज इन द वाई कोऑर्डिनेट इंटू चेंज इन द जेड कोऑर्डिनेट। सो सिंपली जो मैग्नीट्यूड है एरिया का वो तो क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल्स टू डी वाई इंटू डी जेड। अब बात रही किसकी, डायरेक्शन की, क्योंकि एरिया क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन भी देखनी होगी। अब डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, उसके जो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है ना, वही किसकी होती है, उस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होती है। अब हमें देखना है कि जो ये वाई जेड प्लेन है इसका नॉर्मल क्या है, वो प्लस आई कैप भी हो सकता है और माइनस आई कैप भी हो सकता है, हम दोनों ही कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। सो हमारा क्या, हमने नॉर्मली अब यहाँ पे क्या कंसिडर किया हुआ है, प्लस आई कैप कंसिडर हुआ। जो नॉर्मल है वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है, वाई जेड प्लेन की परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एक्सिस है। ठीक है। तो हमारा जो एरिया वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वाई इंटू डी जेड आई कैप। ठीक है। अगर हमारे पास जो एरिया एलिमेंट है वो दूसरे प्लेन में है, लाइक ये तो हमने किस में था, वाई जेड प्लेन में। अगर हमारा एरिया एलिमेंट किस में है, एक्स वाई प्लेन में है या फिर जेड एक्स प्लेन में। तो सिंपली अगर एक्स वाई में है तो चेंज किस में हो जाएगा, एक्स में और वाई कोऑर्डिनेट में। और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, जेड। सो डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी, के कैप हो जाएगी। तो डी ए वैक्टर क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई के कैप। और एक्स जेड प्लेन में है तो चेंज किस में होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में, जेड कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ से जो डी ए वैक्टर है वो क्या हो जाएगा, डी एक्स डी जेड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जे कैप। ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि भी एरिया वेक्टर या तो पैरेलल हो सकता है किसके, फंडामेंटल प्लेन के, या फिर नॉन पैरेलल हो सकता है। तो हमें देखना है कि हम कैसे कैसे लिखेंगे। सो फर्स्ट है क्या, इफ सरफेस इज पैरेलल टू द फंडामेंटल प्लेन। फंडामेंटल प्लेन कौन से एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, देन द एरिया एलिमेंट इज रिटन इन द सिमिलर मैनर एज अबव। जैसे अभी हमने ऊपर लिखा ना, वैसे ही हम क्या लिख देंगे, एरिया एलिमेंट को लिख देंगे। और अगर पैरेलल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इफ द सरफेस इज नॉट पैरेलल टू एनी फंडामेंटल प्लेन, तब हम क्या करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, ये कोई प्लेन गिवन है हमें, ठीक है, जो एक्स वाई और जेड कि ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है ये वाला प्लेन। सो इसका हमें क्या लिखना है, एरिया वेक्टर लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल्स टू डी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू डी ए इंटू एन कैप। एन क्या है, एन कैप क्या है, जो नॉर्मल है उस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यही क्या होगा, हमें इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को देगा। ठीक है। अब ये निकालते कैसे हैं एन कैप को, हमें क्या होगा, इस प्लेन की जो प्लेन है इसकी हमें क्या करनी होगी, या तो इक्वेशन गिवन होगी हमें फाइंड करनी होगी, निकालनी होगी। उसके बाद में
हमने पहले भी सीखा था कि किसी सरफेस के अगर हमने नॉर्मल निकालना है तो वो क्या कौन देगा हमें, ग्रेड 5 देगा, ठीक है। और अगर हमें यूनिट नॉर्मल निकालना है तो उस ग्रेड 5 के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे, बस सिंपली। सो जो एन कैप है यानी कि नॉर्मल टू दिस सरफेस, वो क्या हो जाएगा, ग्रेड 5 डिवाइड बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेड 5। और वहाँ पे 5 क्या है, ये क्या 5 इक्वल्स टू सी क्या है, ये इक्वेशन ऑफ द गिवन सरफेस, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, उसके जो यूनिट नॉर्मल था या फिर उसकी डायरेक्शन थी उसको तो लिख दिया। अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड देखना है, इसको हम कैसे लिखेंगे। सो डी को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा किसी फंडामेंटल प्लेन में। अब ये जो प्लेन गिवन था, ये जो हमारे फंडामेंटल प्लेन है उसके पैरेलल तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका किसी एक फंडामेंटल प्लेन में प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। कोई भी ले सकते हैं हम, एक्स वाई में, वाई जेड में, जेड एक्स में। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डी को कैसे लिखते हैं, वी टेक प्रोजेक्शन इन ए पर्टिकुलर फंडामेंटल प्लेन। सो डी क्या हो जाएगा, डी एक्स डिवाइड बाय में के डॉट एन कैप, के कैप डॉट एन कैप। यानी कि अगर हमने एक्स वाई प्लेन में क्या लिया है, प्रोजेक्शन, सो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो उसके परपेंडिकुलर या फिर जो थर्ड डायरेक्शन रहेगी, यानी कि एक्स वाई तो यहाँ पे ले लिया, और कौन सा था, जेड एक्सिस रहेगी। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर वो क्या, के कैप, तो उसकी इसके साथ जो सरफेस के नॉर्मल उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। सो डी क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई के कैप डॉट एन कैप। अगर हमने किस में ले रखा है, वाई जेड प्लेन में ले रखा है, वाई जेड में लेंगे तो प्रोजेक्शन, तो डी क्या हो जाएगा, डी वाई डी जेड डिवाइड बाई में कौन सी एक्सिस रहेगी, एक्स वाली। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट एन कैप। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या था, उसका मैग्नीट्यूड था। वेक्टर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर वाई जेड प्लेन में डी वाई डी जेड डिवाइड बाई आई कैप डॉट एन कैप इनटू में एन कैप, जो वो क्या था, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर प्रोजेक्शन किस में है, वाई जेड प्लेन में, तो डी क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स जेड प्लेन में, डी क्या हो जाएगा, डी एक्स डी जेड डिवाइड बाई जे कैप डॉट एन कैप, ठीक है। Here the direction of motion of particle is considered. If the particle is moving in negative x direction then we take minus I cap. जैसे हमने लाइन इंटीग्रल में क्या बोला था कि ऊपर से नीचे आ रहा है, हमने बोला था जैसे ये y डायरेक्शन है, ये कोई a पॉइंट है, ये कोई b पॉइंट है, तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस y में। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है a टू b, माइनस जे कैप हो जाएगी। तो हमने जब dl वेक्टर लिखा था ना, सॉरी ए टू बी आ रहा है यहाँ पे, तो कौन क्या हो जाएगी, माइनस जे कैप डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमने बोला था जो डी एल वैक्टर लिखेंगे उसमें हम सिंपली उसको डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप लिखेंगे, ना कि डी वाई माइनस जे कैप लिखेंगे। वहाँ पे तो हमने कंसीडर नहीं किया था क्योंकि वो लिमिट में काउंट हो गया था। लेकिन जब हम यहाँ पे किसको करेंगे, डी ए वैक्टर को लिखेंगे, तो उसमें पार्टिकल की मोशन डिपेंड करेगी कि कैसे हो रही है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है तो हम नेगेटिव को कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद है कि हमने बोल तो दिया कि भी हम उसके बाद ए डॉट डी ए कर लेंगे, हमारे पास डी ए वैक्टर भी आ गया। उसके बाद उसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब बात है कि जो चेंज है वो किस में है, दो कोऑर्डिनेट में। एक तो एक्स, मतलब अगर एक्स वाई जेड है तो ये तो एक्स और वाई में होगा, या वाई और जेड में होगा, या जेड और एक्स में होगा। यानी कि दो कोऑर्डिनेट के अंदर क्या है, चेंजमेंट। तो हमें लिमिट है वो किसकी पुट करनी पड़ेगी, दो कोऑर्डिनेट की पुट करनी पड़ेगी। अब वो लिमिट कैसे पुट करें, या तो क्या हम उसकी डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं कि एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, वाई कहाँ से फाइनल कहाँ तक चेंज हो रहा है। तो ऐसा किस किस केस में कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते, अब वो देखते हैं आगे। सॉरी। So how to put limit in double integral? So first case क्या है, if your plane is parallel to the fundamental plane, like xy plane के parallel है, yz plane के या फिर zx plane के parallel है, या फिर दूसरी क्या बोले कि सारी की सारी बाउंड्रीज पैरेलल है फंडामेंटल एक्सिस के। लाइक हमने ये वाला एरिया कंसीडर कर लिया, इसमें ये वाली बाउंड्री किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, ये वाले जेड के, और ये वाली भी जेड के, ये वाली किसके, वाई एक्सिस के, ठीक है। सॉरी ये मैंने कहीं एक्स तो नहीं बोल दिया, ये वाली वाई के, ये वाली बाउंड्री वाई के, ये जेड के, ये जेड के, और ये वाली वाई के, ठीक है। ये सारी की सारी बाउंड्री किसके पैरेलल है, जो हमारी फंडामेंटल एक्सिस है उनके पैरेलल है। अगर ऐसा केस गिवन है हमें, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। यानी कि जो दो लिमिट होंगी किसकी,
एक्स या वाई की, वाई या जेड जिनकी भी दो लिमिट होगी उनकी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से मतलब चेंज हो रही हो एक्स और वाई की वैल्यू, जहाँ से जहाँ तक चेंज हो रही हो वहाँ की हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। अगर हमारा सरफेस या फिर कोई भी प्लेन है वो ऐसा है कि उसकी सारी की सारी साइड है जो फंडामेंटल एक्सिस के पैरेलल ना हो, लाइक अगर एग्जांपल की देखें, ये वाला कोई प्लेन है, ठीक है, इसकी ये वाली जो साइड है ये तो पैरेलल है किसके, जेड के, ये वाली पैरेलल है वाई के, बट ये वाली जो साइड है ये ना तो एक्स के पैरेलल है, ना वाई के पैरेलल है, ना जेड के पैरेलल है। तो अब यहाँ लिमिट कैसे पुट करेंगे? सो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। इसमें लिमिट कैसे पुट करेंगे? व्हेन योर प्लेन इज पैरेलल टू द फंडामेंटल प्लेन, जैसे अगर हम इसको देखें ये पैरेलल है किसके, वाई जेड प्लेन के, बट ऑल साइड आर नॉट पैरेलल टू द फंडामेंटल एक्सिस। लेकिन जो सारी की सारी साइड है वो क्या है, पैरेलल नहीं है किसके, फंडामेंटल एक्सिस की। ठीक है, देन लिमिट विल बी इन द फंक्शनल फॉर्म। लिमिट कैसे पुट करेंगे, फंक्शन की फॉर्म में पुट करेंगे। लाइक जैसे ये कोई पॉइंट, मतलब ये कोई प्लेन दे रखा है और ये पॉइंट क्या है 2 0 0, ये पॉइंट कितना है 0 3 0। ऐसा नहीं है कि भी हमने इसकी, अगर हमने इसको लिखा, हमने कंसीडर कर लिया कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर कितना कंसीडर कर लिया 2x² y, ठीक है, आई कैप। और अगर हमने इसका क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रल, इस और सरफेस क्या गिवन है हमें, ये वाला सरफेस गिवन है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर हम इस सरफेस को देखें, इन एक्सिस को क्या कंसीडर कर ले, एक्स वाई और जेड अगर हम कंसीडर करें तो चेंज क्या हो जाएगा, dx dy, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा, के कैप में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या ले लेते हैं, के कैप ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इसको सरफेस इंटीग्रल को सोल्व करना है। तो ये नहीं है कि जो x की लिमिट है वो 2 से 0 चेंज हो रही है और y की लिमिट 0 से 3 चेंज हो रही है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, नहीं। जो अगर हमने पहले किसको सोल्व करना है, y को सोल्व करना है, तो y की जो लिमिट है वो किसकी, वो फंक्शन की फॉर्म में होगी और किसके फंक्शन में, मतलब x के टर्म्स में होगी। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो ये सरफेस है ना इसकी इक्वेशन निकालनी होगी और उसमें हमें x और y में रिलेशन आएगा। तो वहाँ से क्या होगा, हमें y की लिमिट पुट करनी होगी। ये हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है इसमें कि अगर हमारा जो सरफेस है उसकी सारी की सारी साइड अगर फंडामेंटल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो उसमें हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी, उसमें हमें फंक्शन की फॉर्म में पुट करनी होगी। ठीक है, चलो हम सरफेस इंटीग्रल को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई एक वेक्टर फंक्शन है या फिर वेक्टर फील्ड गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू x² - 2 yz x कैप प्लस 2yz y कैप प्लस 3zx z कैप। और हमें क्या करना है, इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है और जो सरफेस गिवन है वो ये गिवन है। अब क्या देखें कि इसकी सारी की सारी जो साइड्स है वो फंडामेंटल एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है, नहीं। तो ये वाली जो क्या है साइड है ये फंडामेंटल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो डी ए वेक्टर है उसको हम कैसे लिखेंगे, अभी किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। तो जो डी ए वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, जो डी ए वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डी वाई डी जेड, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्स कैप, क्योंकि वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, अब जो ये प्लेन है ये किस पे है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे है। सो अगर हम ए डॉट डी ए करें, सबसे पहले ए डॉट डी ए करें, ए डॉट डी ए करेंगे, जो हमारा डी ए वैक्टर है वो किस में है, एक्स कैप में। सो सिर्फ जो ए वैक्टर है जब उसकी हम डी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ एक्स कैप वाले ही कंपोनेंट बचेगा, यानी कि x² - 2 yz और dy dz। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें क्या मिला, ये वाली चीज़। अब हमें पता है कि जो ये फंडामेंटल प्लेन है ये किस पे है, x इज इक्वल्स टू 0 पे है। तो x की वैल्यू हम सिंपली इसमें क्या पुट कर दे, 0 0 पुट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, -2 yz dy dz। अब हमारा क्या काम है कि हमें क्या करना है, इसकी लिमिट पुट करनी है। हमने बोला था कि अगर सारी की सारी साइड पैरेलल है किसके, फंडामेंटल एक्सिस के, तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिमिट इन द सेंस कि y कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, z कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली साइड है ये हमारी
प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये साइड क्या है, पैरेलल नहीं है किसके, फंडामेंटल एक्सिस के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और उसके बाद हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन मिलेगा, और जिसको हम पहले सॉल्व करेंगे उसको जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसकी टर्म्स में लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y/2 प्लस z/2 इक्वल्स टू 1, या फिर इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इंटू z माइनस z1। वहाँ से भी हमें क्या मिलेगी, यही इक्वेशन मिलेगी। अगर हम यहाँ से देखें क्या होगा, हमारे पास जो दो पॉइंट थे वो क्या थे, 0 2 0 और सेकंड पॉइंट क्या था, 0 0 2। ठीक है, ये पॉइंट थे। अगर हम यहाँ से देखें y माइनस y1 y माइनस 2 इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1 और डिवाइड बाय y2 माइनस y1, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2। ठीक है, और इंटू z माइनस z1, तो यहाँ से ये क्या हो गया, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू z को इस साइड लेंगे, y प्लस z इक्वल्स टू 2। अब 2 से अगर डिवाइड करें दोनों साइड तो ये क्या हो गया, y/2 प्लस z/2 इज इक्वल्स टू 1। वो हमने क्या किया था, इंटरसेप्ट से निकाल लिया था कि y का इंटरसेप्ट कितना और z का इंटरसेप्ट कितना है। इसको हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब हम किस कोऑर्डिनेट को पहले सोल्व करें, z को। तो जो z की लिमिट है वो किस की टर्म्स में हो जाएगी, y की फॉर्म में, यानी कि y के फंक्शन की फॉर्म में हो जाएगी। यहाँ से अगर हम z निकालें तो z क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस y/2। तो z की लिमिट, y की लिमिट तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे क्योंकि y को हम बाद में सोल्व करने वाले। y की लिमिट तो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 0 से 2 तक चेंज हो रही है, लेकिन जो z है ना उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से 2 इंटू 1 माइनस y/2। सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a डॉट डी इज इक्वल्स टू -2 इंटीग्रेशन 0 से 2 y dy इंटीग्रेशन 0 से 2 इंटू 1 माइनस y/2 z इंटू डी जेड। अब z का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, z स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और z की जगह पे कितना रखना है, 2 इंटू 1 माइनस y/2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो क्या हो जाए, फाइनली में क्या मिलेगा, -2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 y dy इंटू y²/2 था ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, और y की जगह पे हमने लिमिट पुट कर दी, सॉरी z²/2 था ना, तो z की हमने क्या कर दी, यहाँ पे लिमिट पुट कर दी 2 इंटू 1 माइनस y/2। ये क्या हो गया, 4 इंटू 1 माइनस y/2 का स्क्वायर। सो फाइनली जब हम इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 को हमने बाहर ले लिया, -4 इंटू 0 से 2 y और 1 माइनस y/2 का स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो 1 प्लस y²/4 माइनस y इंटू डी वाई को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हमें ये मिला। और अगर हम सिंपली इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिमिट पुट करें तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है, सो हमने क्या किया है, हमारे पास इसमें एक वेक्टर फील्ड गिवन था। ठीक है, उसके बाद हमने एरिया एलिमेंट को निकाला, डी ए वेक्टर को निकाला। डी वेक्टर को निकालने के बाद हमने यहाँ पे देखा था कि जो ये वाली साइड है ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है लिमिट पुट करने में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इस साइड की इक्वेशन लिखने के बाद जो दोनों कोऑर्डिनेट में रिलेशन आ जाएगा, फिर हमने कहा था कि जिस कोऑर्डिनेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि जिसका इंटीग्रेशन हम पहले सॉल्व करेंगे, उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, फंक्शन की फॉर्म में हो जाएगी, और वो फंक्शन किसका होगा, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसका होगा। सो हमने इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली थी किसकी टर्म्स में, सॉरी z की वैल्यू निकाली थी y की टर्म्स में, और लिमिट पुट कर दी थी z की इन टर्म्स ऑफ y। फिर उसके बाद में हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको सरफेस इंटीग्रल समझ आया होगा अच्छे से, क्योंकि हमने अभी एग्जाम्पल भी देख लिया। तो समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।